जरा एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए। एक ऐसी जगह जहां आपकी हर एक हरकत पर, यहां तक कि आपके हर एक ख्याल पर भी नजर रखी जाती है। आज हम एक ऐसी ही जगह की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं, जहां कंट्रोल ही सब कुछ है। ये शब्द हैं शिन डोंग ह्युक के, एक ऐसा इंसान जो उत्तर कोरिया के सबसे बदनाम कैंप 14 में पैदा हुआ था। उनकी कहानी हमें उस कड़वी हकीकत से रूबरू कराती है जो अक्सर आंकड़ों और बड़ी-बड़ी हेडलाइंस के पीछे छिप जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आज के जमाने में, इस मॉडर्न दुनिया में, इतना एक्सट्रीम सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। शिन की कहानी के जरिए हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक पूरे देश को इस तरह से काबू में रखा जा सकता है। तो हमारा पहला पड़ाव है कैंप 14 से फरारी। हम अपने इस सफर की शुरुआत शिन डोंग ह्युक के उस भयानक अनुभव से कर रहे हैं जो इस पूरी व्यवस्था की असलियत को हमारे सामने लाकर रख देता है। शिन का जन्म जेल में ही क्यों हुआ? इसकी वजह है एक बेहद क्रूर कानून जिसे अपराध द्वारा संबंध कहते हैं। हुआ ये कि उनके चाचा दक्षिण कोरिया भाग गए थे और इसकी सजा पूरे परिवार को मिली। सोचिए जरा, एक इंसान के किए की सजा आने वाली 3 पीढ़ियों को भुगतनी पड़ती है। कैंप के अंदर शिन की जिंदगी किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। खाने के नाम पर बस मक्के का दलिया मिलता था और जिंदा रहने के लिए चूहे और घास तक खानी पड़ती थी। सिर्फ 13 साल की उम्र में उसे अपनी ही आंखों के सामने अपनी माँ और भाई को मरते हुए देखने के लिए मजबूर किया गया। आखिरकार 2005 में 23 साल की उम्र में वो किसी तरह मौत के उस कुएं से भाग निकला। शिन की कहानी हमें उस सिस्टम के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है जो ऐसे कैंप्स को चलने की इजाजत देता है। तो चलिए अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि 2.5 करोड़ लोगों पर इस तरह का पूरा कंट्रोल आखिर मुमकिन कैसे हो पाता है। तो ये जो किम राजवंश है वो अपनी पावर बनाए कैसे रखता है। इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, व्यक्ति पूजा, यानी लीडर्स को भगवान की तरह पूजना। दूसरा, हर छोटी बड़ी चीज पर सरकार का पूरा कंट्रोल। और तीसरा, सोंगबुन सिस्टम, जो पूरे समाज को वफादारी के पैमाने पर बांटता है। तो ये सोंगबुन सिस्टम आखिर है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए कि ये सरकार की बनाई हुई एक तरह की जाति व्यवस्था है। ये आपके परिवार की वफादारी के आधार पर तय करती है कि आपकी पूरी जिंदगी कैसी होगी, आपका भविष्य क्या होगा। ये सोंगबुन सिस्टम समाज को 3 हिस्सों में बांटता है: वफादार, संदिग्ध और दुश्मन। और यही बंटवारा तय करता है कि आपको कितना खाना मिलेगा, कैसा घर मिलेगा, कैसी पढ़ाई मिलेगी। राजधानी प्योंगयांग में तो सिर्फ मुख्य वर्ग के सबसे ज्यादा वफादार लोग ही रह सकते हैं। लेकिन ये तानाशाही लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में दिखती कैसे है? ये सिर्फ कोई बड़ी राजनीतिक फिलॉसफी नहीं है। ये उन छोटे छोटे दम घोटने वाले नियमों के बारे में है जिनका सामना वहां हर इंसान को हर रोज करना पड़ता है। जरा सोचिए, सरकार ये तय कर रही है कि आप बाल कैसे कटवाएंगे। जी हाँ, उत्तर कोरिया में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सिर्फ 15 सरकारी तौर पर अप्रूव्ड हेयर स्टाइल हैं और कुछ नहीं। और खुद को एक्सप्रेस करने पर पाबंदी यही खत्म नहीं होती। जीन्स पहनना, खास तौर पे नीली या फटी हुई जीन्स, पूरी तरह बैन है। क्यों? क्योंकि इसे पश्चिमी कल्चर का एक खतरनाक सिंबल माना जाता है। और आज के ज़माने में तो जासूसी आपकी जेब में है। वहाँ जो स्मार्टफोन बिकते हैं उन्हें आपकी जासूसी करने के लिए ही प्रोग्राम किया जाता है। वो कभी भी रैंडमली आपकी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर सरकारी एजेंटों को भेज सकते हैं। और ये कोई मजाक नहीं है। इन नियमों को लागू करवाने के लिए सड़कों पर बाकायदा एक फैशन पुलिस घूमती है जो ये पक्का करती है कि कोई भी इन कपड़ों या हेयरस्टाइल के नियमों को तोड़ने की हिम्मत ना करे। लेकिन कहते हैं ना, हर दीवार में कहीं न कहीं दरार पड़ी जाती है। इस लोहे जैसे कंट्रोल के बावजूद कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस शासन को अंदर से चुनौती दे रही हैं। और ये एक खामोश क्रांति की तरह है। और ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्या कोई भी सिस्टम लोगों को हमेशा के लिए दबाकर रख सकता है? इतिहास हमें बार बार यही सिखाता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। देर सवेर बदलाव तो आता ही है। और उत्तर कोरिया में बदलाव की ये चिंगारी एक बहुत ही अनपेक्षित जगह से आई, जंगमाडांग यानी ब्लैक मार्केट से। जब 90 के दशक में भयंकर अकाल पड़ा और सरकार अपने लोगों को खाना नहीं दे पाई, तो लोगों ने जिंदा रहने के लिए खुद ही व्यापार करना शुरू कर दिया। और इस आंकड़े को देखिए, ये चौंकाने वाला है।
इन बाजारों की वजह से अब एक औसत परिवार की 70% से ज़्यादा कमाई महिलाएं कर रही हैं। ये समाज में पावर के बैलेंस को चुपचाप लेकिन पूरी तरह से बदल रहा है। ये बाजार 3 तरीकों से सरकार की नींव को हिला रहे हैं। पहला, ये लोगों को आर्थिक आज़ादी देते हैं, जिससे सरकार पर उनकी निर्भरता कम होती है। दूसरा, ये इन्फॉर्मेशन का सेंटर बन गए हैं, जहां साउथ कोरियन ड्रामा और फिल्में यूएसबी स्टिक पर बिकती हैं। और तीसरा, ये अवैध कामकाज लोगों के बीच एक नया भरोसा पैदा कर रहे हैं, जो सरकार के जासूसी नेटवर्क को तोड़ता है। और इसका असर साफ साफ दिखता है। देश छोड़कर भागे 81% लोगों के पास यूएसबी थी और उनमें से 98% के पास अवैध मीडिया मौजूद था। मतलब बाहरी दुनिया की सच्चाई अब अंदर पहुंच रही है और सरकार का दशकों पुराना प्रोपेगेंडा कमजोर पड़ रहा है। तो हम इस सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जब हर चीज पर पूरा कंट्रोल हो, तो क्या एक ब्लैक मार्केट में सौदा करना या चोरी से कोई फिल्म देखना आज़ादी की पहली झलक हो सकती है? ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि असल में प्रतिरोध और आज़ादी के मायने क्या हैं।